हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक शानदार कॉमिक्स बॉम्बी, जो नागराज और शक्ति की 2-in-1 कॉमिक्स है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ बॉम्बी, एक रोमांचक विशेषांक नागराज और साथ में शक्ति। पृथ्वी एक आश्चर्यजनक ग्रह है, ऐसा ग्रह जिसका केंद्र खोलते खोलते देखते लावे से भरा है, जिसकी सतह उत्तरी और दक्षिणी सिरे के बर्फ़ की मोटी परत से ढकी हुई है और उस खोलते बर्फीले 20,000 किलोमीटर गहरी खाइयों में न जाने बहुमूल्य वस्तु दमी है, न जाने कितने बहुमूल्य खनिजों के खजाने हैं, न जाने कितने आश्चर्य छिपे हैं। मानव इन खनिज संपदाओं को पृथ्वी के अंदर से निकालकर आराम की वस्तु बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजे में पृथ्वी का अंतर धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। पृथ्वी को बांधने वाली चट्टानों के बीच दरारें पड़ रही हैं, लेकिन मानव ने सीने के खाने बनाकर सीने को छलनी करने का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा। समुद्र भी मानव के सामने से बच नहीं पाया, क्योंकि समुद्र के नीचे मानव का सबसे बहुमूल्य खनिज पेट्रोलियम, और उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यह ऑयल किंग यानी तेल का कुआं एक नई तकनीक द्वारा बनाया गया। यहाँ पर हम समुद्र की सतह से भी कई किलोमीटर नीचे स्थित खनिज के तेल के भंडारों तक पहुँच सकते हैं। राज बॉम्बी, और इसको बनाने में पूरी स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया रहा है। इसलिए हम चाहते हैं पूरी दुनिया में देखे जाने वाले भारतीय चैनल पर इस कुएं के आधारित फिल्म दिखाई जाए, ताकि पूरी दुनिया ये हम भारतीयों की क्षमता है वे अपने घर में काम कर सकते हैं, फिर बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाएं। तुम भारतीय चैनल के जनसंपर्क अधिकारी हो, तुम ऑयल रिंग को देख लिया है, तुम फिल्म बनाना कब से शुरू करोगे? कल से ही काम शुरू कर देना डॉक्टर मित्रा। वैसे ही फिल्म बनाना मेरे लिए गर्व की बात होगी। अब इजाज़त दीजिए, मैं कल समय मिलाकर फिर आऊँगा। लेकिन राज के रूप में पीछे नागराज यह नहीं जानता था कि उसको ऑयल रिंग पर दोबारा आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसी वक्त समुद्र तल पर ऑयल रिंग में लोहे के गार्डरों में कंपन हो रहा था। और इस कंपन का कारण चाहे कुछ भी हो, मगर कम से कम प्राकृतिक नहीं था। कुछ ही पलों में कंपन सतह तक पहुंच गया और ये क्या, समुद्र में एकाएक लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। लहरें सिर्फ आसपास उठ रही हैं डॉक्टर मित्रा, आसपास का बाकी समुद्र एकदम शांत है। कुछ अजीबोगरीब घट रही है, छानबीन करनी पड़ेगी, लेकिन मैं राज के रूप में छानबीन करने नहीं जा सकता। मुझे नागराज के रूप में जाना होगा, और इसके लिए मुझे मौजूद लोगों की नज़रों से ओझल होना होगा। ऐसा कर सकने का एक सीधा रास्ता मेरे सामने थोड़ा सा लड़खड़ाना, और राज संभालो तुम नीचे गिर जाओगे। यही तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि लहरों के बीच में नागराज के रूप में आते कोई नहीं देख पाएगा, और इस रहस्य का पता चलने के लिए तो समुद्र तल से आराम से जा भी सकूँगा। नागराज का शरीर पानी के अंदर तीर तक धंसता चला गया। कुछ पलों बाद यहाँ तो पानी काफ़ी धुंधला है और बहुत प्रदूषित लग रहा है, यानी शायद तेल का पाइप टूटने से पानी मिश्रित हो गया है। पानी के तेल रिसाव का क्या कारण हो सकता है? इस क्षेत्र में कहीं कोई भूकंप नहीं है जिससे दरारें पड़ी हो। खैर, कारण कुछ भी हो, पता लगाने के लिए मुझे दोबारा यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल मेरे फेफड़ों की ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है। लेकिन कोई और नागराज तक पहुँच जाने के मूड में नहीं था। इतने धुंधले पानी में कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा जिसमें पकड़ सकूँ। बहुत मजबूत है, मैं हिला भी नहीं पा रहा। इसे मुझे विषदंश का प्रयोग करना होगा। दांत इसके शरीर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, शक्ति क्षीण हो रही है, जल समाधि बन जाएगी। पर इससे गंजे को खोलूँ कैसे? एक रास्ता समझ में आ रहा है, इसका प्रयोग मैं शायद पहली बार कर रहा हूँ, शायद काम आ जाए। अगले पल नागराज कलाई हुई सर्पों की बाढ़ सी निकली और समुद्र की तरफ, और समुद्र की सतह पर ताज़ी ऑक्सीजन युक्त हवा भर के दिशा में पलटी और फेफड़ों में ताज़ी हवा भर दिया। और नागराज अपनी गर्दन तक कसे शिकंजे को खोल दिया, जो कुंडली गोहे में नागों के सूक्ष्म रूप में मुंह में भरी वायु संगठित कंप्रेस्ड हो जाती है। और इससे पहले ही गर्डर हो चुकी दरारें चौड़ी पड़ती, गर्डर फिर टुकड़े टुकड़े हो गया। ओह, अद्भुत शक्ति इस प्राणी में। यह प्राणी है क्या? यह कुछ साफ नहीं दिख रहा है। जो कोई भी है, इसे जिंदा छोड़ना, तबाही को न्योता देना है। नागराज ने दांत उसमें बढ़ा दिए, लेकिन प्राणी जो कोई भी था तड़प उठा। अब यह बचेगा नहीं, गल कर मत हो जाएगा, मुझे सतह पर जाना होगा। न जाने क्या मुसीबत खड़ी हो गई हो। नागराज तुम यहाँ कैसे हो? राज कहाँ गया? कौन राज? मुझे कोई नज़र नहीं आया। खैर, फिलहाल ऑयलिंग रिंग को खाली कर दें, नीचे गड्ढा टूट चुका है, न जाने प्लेटफॉर्म कब टूट जाए। चिंता मत करो नागराज, ये ऑयल रिंग प्लेटफॉर्म बहुत संतुलित है। इसके 3 गड्ढर भी टूट जाए तो एक गड्ढर पर खड़ा रह सकता है। ओ माय गॉड, देखते देखते पूरा प्लेटफॉर्म धंस रहा है। लेकिन ये कैसे? डॉक्टर मित्रा कहते हैं ऑयल रिंग बहुत संतुलित अवस्था में है। खैर, अब तो लगभग टूट चुका है। अब रिंग पानी में कूद चुके हैं कि करके सबको बचाने के लिए लोगों को जाना होगा, क्योंकि इतने विशाल का प्लेटफॉर्म में पानी का एक भयंकर बवर जो पानी में मौजूद लोगों को नीचे खींच रहा है। मुझे इन्हें एक साथ बचाना होगा। एक विशाल जाल, सर्प जाल फैलाकर, और इन सारे लोगों को एक साथ समेट सकता है। और हम इन्हें पानी तैरता हुआ इनको साथ ले जाकर तैरकर जहाज पर ले जाऊंगा जो ऑयल रिंग के पास से गुजरा था। शुक्र है नागराज, तुम वक्त में पहुँच गए और बचा लिया। अरे नागराज कहाँ गया? नागराज तो आता जाता रहता है। मुझे राज की चिंता हो रही है, न जाने वो कहाँ गया। बचाओ बड़ा बहरा डॉक्टर मित्रा। कमाल है राज, तुम कहाँ चले गए थे? बंद लोगों में तुम थी। हाँ, मैं जानबूझकर जाल से बच गया था, मुझे सांपों से डर लगता है। मैं अपने आप तैर कर लोगों के पीछे आ गया। खैर, हमारा सपना तो पानी में डूब गया।
अब समझ नहीं आया प्लेटफॉर्म पानी में डूबा कैसे इतने मजबूत हाथों से। मलबा बाहर नहीं निकल सकता, नहीं निकाला जा सकेगा डॉक्टर मित्ता, क्योंकि नीचे मलबा है ही नहीं। इन लोगों ने जहाज चढ़ाने के बाद एक बार फिर समुद्र तल तक गया था और वहाँ देखने को है कि न जाने कहाँ है ऑयल रिंग का मलबा, ना ही वह प्राणी। समुद्र तल में एक गड्ढा तक नहीं मिला। ऐसे कैसे गायब हो गई कोई चीज़? लेकिन ऑयल रिंग जैसी बड़ी चीज़ बिना निशान छोड़े गायब नहीं हो सकती। वह कहीं पर तो है, लेकिन कहाँ उस स्थान तक कैसे पहुँचा जाए? वह ऑयल रिंग कहाँ पर थी यह तो पता नहीं, लेकिन उसका एक अंजाम स्थान जरूर था। नागराज का विजडम उसकी जान लेने में सफल रहा था। यह रहा धामिन, तुम्हारी दशा कैसे हुई? तुम्हारा एक पैर कहाँ गया? क्या तुम्हारा योद्धा अपने अभियान में सफल हो गया? नहीं सेनापति, अभियान तो सफल रहा, परंतु मुझे अपनी टांग अपने हाथों से काटनी पड़ी, स्वयं काटनी पड़ी। मगर क्यों धामिन? जवाब में धामिन ने कहानी सुनाता चला गया। इसका विष पूरे शरीर में फैलता, मेरा शरीर गलना शुरू हो गया। अगर पैर काटने में पल भर की देर करता तो जहर पूरे शरीर में फैल जाता। मुझे मृत समझकर मानव कहाँ चला गया? वह अपने पैर काटने दर से तड़प उठा, परंतु अपना काम पूरा करके वापस लौटा। शाबाश धामिन, नाग पाताल अपनी बाजा हारते हारते भी जीत गया। अब इससे पहले कि मानव सावधान हो जाए, पूरी तरह हमला बोलना होगा। वह जहरीला मना हमारी योजना में अड़चन डाल सकता है। यह मैं देख, वह कौन था? क्या कह सकती हैं? मैं नहीं देख सका, वह सिर्फ अपनी कुंडली से टटोल रहा था। मेरा सिर तो समुद्र तल के अंदर था। यह पता करना जरूरी। धामिन में मानव कौन था? अगर जल मानव है तो हम पर हमला थल से शुरू करेंगे। हमला तो थल भूमि से ही शुरू करना होगा सेनाधिपति, क्योंकि मानव मुख्यतः थलचर है। और रही विष मानव को ढूंढने की बात, तो हमारे लिए योजना है मेरे दिमाग में। मानव ने समाचार संकलन के कई संस्थान बनाए हुए हैं, उस संस्थानों में पूरी जानकारी मिल सकती है। वह मानव जहाँ मुझे टकराया था उसके पास जाकर इस संस्थान जानकारी एकत्रित करना सबसे उत्तम उपाय उत्तम है। मैं सबसे खास गुप्तचर शंकु को इस काम पर लगा देता हूँ। वह अपने कक्ष के चारों तरफ से काँप उठा। यह क्या? एक और कंपन? वातावरण गूंज उठा, भूमि टकराने की आवाज़ें आईं, चारों तरफ धूल शांति छाने लगी। इस बार कंपन अधिक तीव्र था। बाहर से रोने के स्वर कैसे आ रहे हैं? इस बार कंपन काफ़ी नुकसान है सेनाधिपति। कुछ चोट लगने के कारण 2 नागों प्रियजनों की मौत का शोक मना रहे हैं। यह सब मानवों के कारण हो रहा है। जो तबाही हो रही है, हम भूतल पर जाएंगे और अब यह तबाही टूटेगी मानवों के सर पर। अभी तक सिर्फ एक मानव ही इस तबाही के संकेत को देख पाया था। ऐसा तो नहीं है नागराज तुम्हारी उस गलती से वे किसी दूसरे स्थान पर चला गया? फिर जब मैं दोबारा समुद्र तल पहुंचा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया था, इसलिए मैं लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में छान मारा। वहाँ पर कुछ नहीं था। आश्चर्य, बरमूडा त्रिकोण के बारे में तो सुना है, जहाँ पर पानी की झाग गायब वायु में तो नहीं, लेकिन ऑयल रिंग जैसी विशाल चीज़ गायब हो जाए यह तो कभी नहीं सुना। हो सकता है घटना किसी बड़े घटनाक्रम की शुरुआत हो, अन्य तेल कुओं में। इस दौरान ऑफिस पहुंचकर ऑयल रिंग गायब होने की घटना की जानकारी एकत्र करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है मैडम भारती, आपका सुझाव मान लिया, पर मिस्टर राजा ऑफिस देर से पहुँचेंगे, उनको डांटिएगा मत। भारती के तर्क में दम लग रहा है, लेकिन अगर घटनाक्रम जन्म ले रहा है तो इस तबाही का कारण क्या है? इस तबाही का किसको क्या फ़ायदा हो सकता है? नागराज यह नहीं जानता था कि इस घटनाक्रम से फ़ायदा उठाने वाला शख्स उसकी बगल से गुजर रहा है। वह शायद तबाही होने से पहले ही तबाही को रोकने की कोशिश कर सकता है था। अगर शंकु ये जानता जिसको ढूंढने आया सिर के ठीक ऊपर से उड़ता जा रहा था, साधारण नागराज जिंदा ही नहीं छोड़ता। दोनों संभावना में हो सकता है कुछ भी हो। यह मेरे लिए एकदम उपयुक्त स्थान है, यहाँ मेरे मतलब की जानकारी मिल सकती है। सुबह का वक्त हो चुका है, मानो की भीड़ संस्थान में काम करने आती होगी। मुख्य द्वार जाना खतरनाक है, दूसरे रास्ते जाना होगा। शंकु की जीभ लंबी हो गई, इमारत से लिपटी और इस इमारत के सारे वह जीप के सारे ऊपर चढ़ने लगा। और किस्मत से बदकिस्मती भारतीय कम्युनिकेशन का मिस भारतीय कमरा था जहाँ मैं पहुँचा। इस कक्ष में काफ़ी उपकरण लगे हैं, यहाँ मुझे जानकारी मिल सकती है। खिड़की खोलकर शंकु भारती के कमरे में प्रविष्ट हुआ है। सबसे पहले इन पृष्ठों में विश्वानों का कहीं जिक्र नहीं है। कंप्यूटर यंत्रों की छानबीन करता हूँ। सारे घटनाक्रम एक साथ चले थे। शंकु भारती के नागमानव से संबंधित जानकारी ढूंढ रही थी, वहीं अपने ऑफिस में पहुंचने में ट्रैफिक से जूझ रहे थे और कुछ किलोमीटर दूर नागराज तेल संबंधित समुद्री तेल की संभावित गड़बड़ी छान रहा था। अभी तक तो कहीं किसी गड़बड़ी का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। महानगर से दूर राजधानी दिल्ली में एक शख्सियत इस घटनाक्रम का तार जोड़ने वाला था। हर समय किस सोच में डूबी रहती चंदा भाभी, जो कुछ भूल गया है बुरा सपना समझ कर भूल जाओ, वरना सारे वक्त सिर दर्द होता रहेगा और माथे में पट्टी कब तक मार दिलाऊं? पट्टी उतार दूँ? चंदा ही शक्ति है। नहीं ममता, पट्टी को रहने दो, मुझे का ज़्यादा आराम मिलता है। बाम से सर दर्द और बढ़ जाता है। वैसे भी यह पट्टी उतर गई तो तुम ये देख लोगी मेरा सारा भेद खोल देगी। और वह माथे पर लगी देवी की तीसरी आँख जब भी जागृत होती है मैं दूसरा रूप धारण करती हूँ। किसी भी स्त्री कहीं भी अत्याचार होगा मैं पुकार सुन के अत्याचारी को दंड देने आती हूँ। साथ ही देवी के आज्ञा अनुसार मैं इस रहस्य को किसी काम में खोल नहीं सकती। मेरी ममता पाठक की सोच कुछ और ही थी। मेरा प्रलंका के रूप की शक्तियाँ भी चंदा भाभी कुछ मदद नहीं कर सकती। काश मैं इनके दिल की चिंता निकाल सकती। दोनों एक दूसरे से रहस्य छिपा रही थीं, परंतु जल्दी चंदा को ममता से दूर जाना था। वहाँ पर भी कई महाशक्तियों का जमावड़ा लगने वाला था। इन पृष्ठों में एक चित्र काम का लग रहा है। यह मानव नाग लक्षणों से युक्त रहता है। इसका नाम नागराज है। चंदा का भूतकाल जानने के लिए पॉइंट होगा सकती। ममता पाठक यानी प्रलंका के बारे में जानने के लिए परमाणु चीज का कहर, अंगार, गुणाकार।
यही वह नाग मानव है जिसकी तलाश है। इन प्रश्नों का जिक्र नहीं है। कंप्यूटर चलाकर देखना होगा। मानव की प्रगति पर नजर रखे हुए, वरना आज तो मुझे कंप्यूटर चलाना आता तो ना ही मैं इन जानकारी को जानता था। शंभू किस्म की जानकारी शायद नहीं था, लेकिन भारतीय कम्युनिकेशन तक पहुंचना था। अरे अरे, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? तुम अंदर केबिन कैसे घुसे? मुझे तो यही पता था कि कार्यालय सुबह 9 बजे तक पहुंचते हैं। तू जल्दी कैसे आ गई? और तू मुझे देख के डरी क्यों नहीं? तुम जैसे जोकरों से क्या डरना? तुम्हारे से नमूने बहुत देख चुकी हूँ। खैर, मैं जल्दी तेरे सामने कीमती समय बच गया। पता नागराज कौन है? वो शक्तियाँ कहाँ मिलेगी? नागराज इस नाम का कोई आदमी मेरे ऑफिस यानी कार्यालय में काम नहीं करता। ठीक है, यानी तो सीधी तुमसे काम नहीं होगा। तुम जरा टेढ़ी करनी पड़ेगी। यहाँ सहयोग नहीं हो सकता। आज सुबह नागराज जी प्राण से टकराया, पूरी ऑयल लिंगाम हो गई और उसी घटना के रहस्यमय सर मेरे ऑफिस में नागराज की तलाश कर रहा है। इन दोनों घटनाओं का आपस में संबंध है। सर मुझे बता सकता है ऑयल लिंक कहाँ कैसे गायब हुई है? इस सर की अद्भुत शारीरिक शक्ति है, लड़का निपटना संभव है। ऐसे बातों में उलझाना होगा। सुनो सुनो, नागराज का पता एक शब्द बता सकती हूँ, वही है कि तुम मुझे बताओ तेल का कुआं कैसे गायब हुआ? क्या पूछा तूने? यह तूने कैसे जाना? यानी हमने तेरा लोहे का ढांचा गायब किया है? मैं जान हो सकता है मैं काफ़ी कुछ और भी जानती हूँ। वैसे नागराज का पता ना बताकर मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ। एहसान यानी तू शंकु पर तरस खा रही है? वह क्यों लड़की? क्योंकि अगर तुम नागराज का पता जान गए तो उससे लड़ने को जरूर जाओगे। मैं बेकार ही नागराज के हाथों भी जान गंवा बैठोगे। मैं जान गंवा बैठूंगा एक अगर तूने मेरा घोर अपमान किया। अपमान जान लेकर ही होगा, चाहे तू नागराज का पता बताए ना बताए। यह गुस्से से पागल हो गया। ऐसे निपटने का रास्ता सूख लिया। ये दुम मेरी तरफ फटकेगा और स्विच बोर्ड कवर खींचकर दुम बिजली की तार से छुएगी और बिजली की तारों में बहता करंट इस तक पहुंचेगा। लेकिन उस नागराज के जासूस सर भारतीय कम्युनिकेशन पर नज़र रखे हुए थे। ओहो, इस घटना की सूचना नागराज को देनी होगी। नागराज की 400 किलोमीटर नागराज पहुंचे। ओहो, भारतीय खतरे में। मुझे छानबीन करने के लिए भारतीय कम्युनिकेशन की बिल्डिंग जाना होगा। और इधर भारती को लग रहा था कि शंकु ने लड़ाई जीत ली है। शंकु से लड़ाई जीती, पुलिस को बुलाती हूँ और इसी में ही इसकी मौत का कारण बनती। अक खच धड़ धड़ाक, बचाओ धड़ाक। और वहाँ से मीलों दूर चंदा के मस्तिष्क में गूंजी आवाज़। ओहो, किसी स्त्री पर कोई शक्तिशाली पुरुष जुर्म कर रहा है, बचाओ। मैं अभी लो भाभी कॉफ़ी, सिर दर्द आराम मिलेगा। रख ले, मैं थोड़ी ठंडे करके पीती हूँ, तू जा। मुझे काम नहीं है भाभी। मैं सामने बैठकर कॉफ़ी ठंडी करके भी गपशप मार लेंगे। शायद इधर बात करने से भाभी का दिल बहलेगा। ओहो, ये ममता जब तक मेरे सामने रहेगी तब तक मैं रूप नहीं बदल सकती और कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, वरना उस स्त्री की जान चलेगी। बचाओ बचाओ। चंदा तो रूप होने के कारण मुश्किलों का पहला स्वाद चख रही थी और महानगर में बहुत बर्बाद कर लिया मैंने वो कीमती समय। अब तो अपनी मौत के रास्ते पे चल रहे इतनी देर में मतलब की चीज़ ढूंढता हूँ और यह रही। इस पर नागराज का नाम लिखा है। नागराज संबंधी जानकारी मौजूद होगी। उसे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नागराज खुद के सामने खड़ा है। बोल, क्या चाहता है तू मुझसे? आहा, अजीत, जो मैं मांगता हूँ मुझे मिल जाता है। मुझे तेरी मौत चाहिए नागराज। वैसे तू चाहे शंकु के साथ चले तो शंकु तेरी जान बख्श सकता है। अपनी और तुम्हारी बात तो मैं बाद में करूँगा। सबसे पहले मैं तुझे भारती की जान लेने की कोशिश की सज़ा दूंगा। यह साधना दिया तो सहयोग था कि इन वक्त भारती को नाग रस्सी की मदद से बचा लिया, वरना आज जो कुछ भी हो सकता था। ओह, तू अपने आप को न्यायाधीश समझ रहा है, सज़ा देने वाला। लेकिन तुझे जान से मारने पर सज़ा कौन देगा? मरने से पहले ये बता। धड़ाक। लगता है जैसे मेरा जबड़ा टूट गया। इतना तेज वार करके अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया है। अद्भुत शक्ति है इस नाग मानव शंकु में। इस प्राणी को देखकर मुझे वह प्राणी याद आ रहा है। सूर्य ने मुझसे समुद्र में दबोचा था, लेकिन ये आया कहाँ से? इस पढ़ाई से शंकु ढूंढता हुआ यहाँ तक आया। पृथ्वी के लगभग सभी सर्पों से परिचित होने के बावजूद ही मैं इसे नहीं जानता, लेकिन इसकी शक्ति देखकर लग रहा है लड़ाई अगर ख़त्म नहीं हुई तो शंकु मुझ पर हावी हो सकता है। इसे इसका विस्फंकार का प्रयोग करना खतरनाक होगा। भारती बेहोश भारती पर खतरा पहुंच सकता है। इसको नागरस्सी से करने की कोशिश करता हूँ और नाव को आदेश देता हूँ किसी भी स्थिति में आज़ाद न होने दें। ये धरातल के कमज़ोर नाग मुझे नहीं पकड़ सकते। नागराज तिनके की तरह उड़ा दूंगा। लेकिन फिर भी नाग रस्सी के टुकड़े हो गए, फिर लिपट गए और नाग रस्सी तोड़ता रहा और अंत में छोड़ने की कसम खाई। ये तो जोंक की तरह चिपक गए। इन्हें मात देने के लिए रास्ता करना होगा। मुझे सही संचित लावे की ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। और शंकु का तापमान बढ़ने लगा। धैकते लावे से अब तेरी बारी है। तेरी मौत के अंत्येष्टि की अस्थि वर्चन एक साथ करूँगा। आश्चर्य, इसने अपने शरीर को लावे की ऊर्जा बढ़ा लिया। कैसा क्या मतलब हो सकता है? लावा तो पृथ्वी के अंदर होता है, प्राणी कहाँ से है? कहीं से बहस और ठंडा करना होगा। तेरी सारी शक्तियाँ मुझे बेअसर हैं। तू किसी ऊर्जा साधन से मुझे बुझा नहीं सकता। मुझे खतरा सिर्फ तेरे विजडन से, और उसके लिए मैं तुझे प्रयोग करने पहुँच नहीं दूंगा। मैं तुझे राख के ढेर में बदल दूंगा। यह मेरे विजडन से कैसे जानता है? इसका कदम तो इतना धैक रहा है, ये जहाँ भी रखता है चीज़ गल जाती है। स्टील की अलमारी हो, कंक्रीट का फर्श, सिर्फ अपनी पूंछ को ठंडा कर रखा है। नीचे का फर्श इसकी पूंछ से दंत गड़ाने के लिए, लेकिन दांत गड़ाने के लिए धूम का एक भीषणवान नागराज से दूर जा गिरा। शंकु की दहकती जीभ में गर्दन को आकर कस गई है। दहकती जीभ तेरे मक्खन जैसी गर्दन चुड़ेगी। और वहाँ से दूर दिल्ली में ममता गर्मी का आनंद देती। ओ भाभी, ये क्या गर्म कॉफ़ी गिराई चली तो नहीं? नहीं ममता, कॉफ़ी ठंडी हो गई है। कपड़े बदल लेंगे, सोची नहा लूँ। गुड आइडिया भाभी।
काश ये आइडिया थोड़ी देर पहले आया था तो यहाँ पर रूप बदलने में कोई नहीं देख सकता। चंदा एक शरीर चमकने लगा और अंधा करके रोशनी निकली और बादलों से प्रकाश पुंज बाहर निकला। कोई नहीं देख पाया। प्रकाश की गति से महानगर की तरफ शक्ति बढ़ रही थी और वहाँ जिंदगी और मौत की सांस टूटती है। यह जीव चला जाइए, इसे मौका रास्ता, चाहे सरपरस्ती तरह पकड़ूँ, चाहे दोनों शरीर बन गया। अब देव काल जी का नाम लेकर हाथों की चलन मिटानी पड़ेगी। थम, और इसको दुम बटाकर दीवार पर मार सकता हूँ। इसका दहकता शरीर भी दीवार को गलाता हुआ दीवार से बाहर निकलेगा। झटके से मेरी गर्दन से आज़ाद होने में मजबूर हो जाएगा। मेरी जली हुई गर्दन को तो मेरी नाक शक्तियाँ कुछ पलों में ठीक कर देंगी, लेकिन शंकु ज़मीन में टकराने में बेदम हो जाएगा। अरे मैं तो शंकु ज़मीन टकराने गड्ढे में समा रहा है। गिरते गिरते ऊर्जा का घेरा बन रहा है। नागराज में बहुत ऊर्जा खर्च करूँगा, पर तेरे टिक नहीं पाऊंगा। याद ना तो तू बचेगा ना तेरा शहर। शंकु के अंदर जाने में गड्ढा हो रहा है, वापस भरता जा रहा है। आश्चर्य, मैं इसके पीछे नहीं जा सकता। इसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। भारती अब तक होश में नहीं है। इसको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नागराज उस प्रकाशपुंज को नहीं देख पाया जो केवल में प्रविष्ट हुआ था और एक निश्चित आकार धारण करता। बस दुष्ट, वहीं रुक जा। मैं तुझे स्त्री पर और अत्याचार नहीं करने दूंगी। अब कौन? अरे कौन हो तुम? शक्ति कहकर संबोधित कर मुझे। दुष्ट मैं हूँ, पुरुषों के अत्याचार के खिलाफ नारी प्रतिरोध की आवाज़। जब भी किसी स्त्री पर अत्याचार होता है तो उसकी चीख सुनकर शक्ति मर्द को ज़रूर पहुँचती है। अत्याचारी को दंड देने के लिए भारती की मदद की पुकार पर चंदा यानी शक्ति नागराज पर अपराधी समझ बैठी थी और नागराज उससे जटिल स्थिति में समझ उसके तड़ाक। यहाँ तो कुछ और ही कहानी है। पहली नज़र में तो मैं इसको शंकु का सारथी समझ बैठा था। मेरे खड़क को गिराकर तू समझता है तू जंग जीत ली। तेरी माँ के आशीर्वाद से प्राप्त हुई शक्ति है। मैं जिस धातु पर हाथ रखती हूँ वह पिघल कर हथियार बन जाती है। शक्ति के तीव्र हाथों से ऊष्मा टेबल फैन गुलाती हुई धातु एक आकार धारण करने की आकार जो जानलेवा था। साएं साएं सिर्फ एक आदमी के लिए, लेकिन नागराज के लिए यह है क्या? खंजरों को ऐसा नहीं हुआ। नहीं, नागराज पे ऐसे हथियारों का आसान नहीं होता। शक्ति बस थोड़ी सी गुदगुदी जरूर रही। शक्ति तुझे कुछ अद्भुत खतरनाक शक्तियाँ लग रही हैं। मैं तुझे उनका प्रयोग का अवसर नहीं दूंगा। नागराज की शक्तियाँ निकली और मैटर स्टैंड कस चुका था और नागराज घूमते हुए शक्ति का हाथ बहुत तेज़ी से घूमा और हाथ रुका तो सारे नाग सीख कबाब बन चुके थे। आश्चर्य, इतनी फुर्ती तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। इसको मौका देना जान का सौदा है। यह शंकु से लड़ाई थका दिया। मुझे जल्दी से काबू करना हुआ। शक्ति लगा दी। और इसके मुख से फुंकार निकल रही है। मेरे सिर चकरा गया। जरूरी है फिश फुंकार है। इसकी शक्ति से मुझे इस छोटे कक्ष से बाहर निकले खुली हवा में जाना होगा और इस छड़ से बने लोहे के तार से निकल कर पहुँच गई। वेरी गुड, अब इसने वही किया जो मैं चाहता था। अब भागने से पहले ये तो शक्ति बता दे तू है कौन। ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आराम से, क्योंकि मुझे भागने का इरादा कतई नहीं है। कंक्रीट की दीवार अंदर होने लगी और उसकी चारों तरफ नागराज उसमें जेल में कैद था। अब तू कहीं भी भाग जा नागराज, तेरी शक्तियाँ तो आराम से निष्क्रिय हैं। अब लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस लड़की की गवाही को कानून तुझे सजा देगा। कानून के रोगा में चलती हूँ। आमतौर में अपनी सारी शक्ति नाग शक्तियों का प्रयोग करके क्षणों को उखाड़ फेंकता हूँ, पर न जाने क्यों मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊँ, क्योंकि इस जेल से बाहर निकले की इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करूँगा। कहो कैसी रही? तू इच्छाधारी नाग हो। तेरी शक्तियों मैंने कमा था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तुझे एक शक्ति और दिखाती हूँ। शक्ति ने तो ज़मीन पर हाथ रखा और मौजूद धातु कण ऊष्मा पिघलने लगी और धातु कण से ओहो मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। कुछ ही पलों में नागराज कवच के अंदर ढक गया। हाँ, तू मेरी कैद से आज़ाद नहीं हो पाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? और नागराज को तुम्हें पिघले धातु में कैद क्यों किया? ओह, तो वही लड़की है जिस पर नागराज अत्याचार कर रहा था। शक्ति नारियों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुमने कैसे जाना कि मुझ पर नागराज अत्याचार कर रहा था? मुझ पर तो शंकु नाम के एक नागमानव ने हमला किया था। नागराज ने तो मुझे बचाया होगा, पर तुम सभी कैसे जानती हो? ओह, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आई थी। यहाँ मुझ पर सिर्फ नागराज ही मिला। मुझे चूक हो गई। मैं भी धातु पिघलाकर नागराज को बाहर निकालती हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है शक्ति। मैं स्वयं ही कवच तोड़कर बाहर आ चुका हूँ। धातु से ढक दिया था, लेकिन मेरे पैरों के नीचे धातु ज़मीन नहीं थी। बस मेरे सरपों ने पैरों के नीचे की ज़मीन खोद दी और सुरंग बना के बाहर निकल आया। लेकिन मेरा काम अधूरा रह गया। मैं शंकु को दंड दे पाती। मेरा काम अधूरा रहेगा। मैं समझता हूँ शक्ति शंकु को दंड हम दोनों मिलकर देंगे। मुझे तुमसे ही माफ़ी मांगनी है नागराज। जाने में दोस्त को दुश्मन समझ बैठी। यह तो मैं शुरू से जानता था, इसलिए मैं सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। अभी मुझे वापस जाना नागराज, मैं रुक नहीं सकती। ठीक है नागराज, अब मैं चलती हूँ। शक्ति का शरीर चमकने लगा। फिर आश्चर्यजनक स्त्री में यह कोई आखिर है कौन जिसे कभी नहीं देखा? यह जो भी है भारतीय सच्चाई के साथ है, हमारे साथ है। मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी फिर एक बार मुलाकात होगी। और दिल्ली में ऑफ कितना टाइम लग रहा है? भाई चंदा भाई जवाब दो कम से कम। हाँ तो बोलो एकदम ठीक टाइम पर। फटाफट कपड़े बदल लूँ। क्या है भाभी, कब से चिल्ला रही हूँ? तू बुला रही थी? सॉरी ममता, शावर के शोर में मुझे सुनाई नहीं पड़ा। चलो कोई बात नहीं, अब तो घबरा दिया भाभी। अब माफ़ भी करते हैं ममता। चलो गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिलाती हूँ। मूर्ख, तू एक नाग मानव से मार खा के आ गया। इतनी शक्ति होने के बावजूद तुझे तक्षक महाराज के पास ले जाना होगा। तू भाग आया, यानी हम सभी मानव भूमि पर रास्ते, और तूने मानवों
को स्पष्ट संकेत तो कहाँ से आया। मेरी संचित ऊर्जा समाप्त हो रही थी और अब तेरी ज़िंदगी नाकाम होगी और तुझे तेरे लावा को बना लेंगे। ठहरो, दंड से पहले इसका पक्ष भी सुन लो। महाराज, मैंने उस नागमान को ढूंढ तो लिया था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वयं उस स्थान पर आ जाएगा। मैंने उसकी शक्तियाँ पूरी तरह नहीं जानता था, वो मुझसे चूक हो गई। तुम्हारे तर्क में दम है शंकु, हम तुमको एक मौका और दे। धन्यवाद महाराज, मेरा भाग्य अच्छा है कि महाराज के क्रूर रूप पर इसका दयालु रूप हावी हो गया, वरना वह जिंदा नहीं बचता। लेकिन शंकु की हरकत से मानव सावधान हो जाएंगे और उनको पता हमारी धरती के नीचे चला जाएगा। हम इंतजार नहीं कर सकते, भले ही पृथ्वी को भरने का काम शुरू कर देंगे। ठीक है, वैसे भी प्रतीक्षा का कोई कारण नहीं बचा है। एक अजीबोगरीब हमले की तैयारी शुरू हुई थी, लेकिन सतह पर कुछ लोग खतरे को पहले ही भाग गए थे। शंकु को अपने शरीर का ऊर्जा, लावे की ऊर्जा कहना और उसका भूमि में गायब होना या ऑयल टैंक गायब हो गई, एक ही इशारा करता है कि वह हमला ज़मीन के नीचे से किया जा रहा है। लेकिन यह पता करने का फ़ायदा क्या, क्योंकि पृथ्वी के नीचे जाने का रास्ता चले बगैर हम दुश्मन तक कैसे पहुंचेंगे। रास्ता तो पता चल भी जाएगा, क्योंकि भारतीय एक बार असफल होने के बाद फिर मुझ पर हमला करेगा और इस बार मैं उनके पीछे जाने को तैयार हूँ। नागराज को हमले का आवाज़ सही हो रहा था, लेकिन हमला इस बार उस पर नहीं बल्कि महानगर पर होने वाला था, वह भी सूरज की पहली किरण के साथ। हफ हफ 4 किलोमीटर के चक्कर हो गए। महाराज महानगर घूमने आए संजय गुप्ता यहाँ भी अपनी सुबह की रूटीन बरकरार रखे हुए थे। अब वापस चलना चाहिए। अपनी कार की तरफ बढ़ते संजय का थक गए। मिट्टी का ढेर तेजी से ऊपर रहा। अरे यह क्या, मेरी कार मिट्टी कैसे हो गई। संजय लाख कोशिश के बाद भी मिट्टी की परत नहीं हटा पाया। कुछ पलों बाद अपने आप हटी कार गायब हो गई थी और वहाँ खड़ी हर गाड़ी इस पर गायब हो गई थी। ओए नई ओपेल कितने गई। यह हादसा जिसका उद्घाटन संजय गुप्ता की कार से शुरू हुआ था, महानगर के दूसरे भागों में फैलने जा रही थी। आज सुबह ही संसद भवन से एक भीषण आग लग घोटी और उसका कारण पता नहीं चल पाया। इमारत का हेलीकॉप्टर में सकाना अरे एक इमारत मिट्टी की परत चढ़ रही है और परत चढ़ती जा रही है। इमारत ढक रही है और इमारत पूरी गायब हो गई। मुझे घटनास्थल पर पहुंचना होगा। यह वही हमला है जिसकी मुझे आशंका थी। और भारती को भी हमले का क्या मकसद हो सकता है, पक्का तो हम ये नहीं कह सकते नागराज, पर कुछ लोगों के अनुसार ज़मीन के नीचे से आई थी लावे के रूप में। पर इस आग से कम इतना फ़ायदा हुआ, इमारत गायब हुई तो हम खाली हो चुके थे। सभी आग लगने के कारण इमारत से भाग गए थे। शायद अब इमारत के खाली होने पर आग लगने का कारण पता लगे। सिर्फ इमारत चाहते होंगे, इंसानों को नहीं। तुमने मेरी बात तो समझ से बाहर है। मेरा दिमाग यही सोच कर चकरा रहा है कि इतनी बड़ी इमारत गई कहाँ। ज़मीन में एक छेद तक नहीं है। सर विज्ञान भवन में यही हो रहा है। बिल्डिंग एक खौफनाक सर्प मानव डरा कर भगा दिया है और विज्ञान में मिट्टी से ओह यह सर्प मानव कहाँ है, कहीं शंकु तो नहीं। मुझे तुरंत पहुँचना होगा। महानगर में देखा गया नज़ारा दुनिया के बाकी हिस्से में देखा जाता था। ओ माय गॉड, पीसा की मीनार को क्या हो रहा है। ओ गॉड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब हो रही है, पर कहाँ। सारी दुनिया में जगह जगह बॉम्बियाँ पैदा होकर निकलने लगीं और इस तांडव को रोकने का कोई रास्ता मनुष्य के पास नहीं था। यह वही विज्ञान भवन है जिसे निकलने वाली बॉम्बी। अब देखता हूँ शंकु भी इसमें है कि नहीं। शंकु कहाँ हो, सामने आ जा। हाँ, मैं चाहता था दूर दूर रहेगा नागराज। देखा मैंने कहा था ना, शहर नहीं रहेगा। अब जा, खुद जा, कूद जा बॉम्बी से, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। जान से हाथ तू धो बैठेगा शंकु, अगर तूने इस विनाश को नहीं रोका तो। हाँ हाँ, मुझे रोकने के सपने मत देख नागराज। वो शंकु इमारत को सही तेज़ी से गायब हो रहा है। मुझे साथ ही बॉम्बी के मुंह को बंद कर रहा है। मुझे इस बॉम्बी के पृथ्वी के अंदर जाना होगा। उसके यह क्या, विज्ञान भवन कहाँ गया और नई गति से ऐसा लग रहा है कई किलोमीटर नीचे जा रहा हूँ। मैं कहीं टकराया तो पुरजे हो जाऊँगा। मुझे इस अंधेरे में कुछ नजर आया। शायद मेरे सर्पों को कुछ नज़र आ जाए। सर्पों को जल्दी उभरी हुई चट्टान का कोना मिल गया। वह बालों बचा सतह से कुछ 100 फीट की दूरी पर हूँ, लेकिन गुप्त अंधेरे में देख कैसे पा रहा हूँ। यहाँ देखने के लिए रोशनी बहुत जरूरी है। सुरंग में हल्की सी रोशनी आ रही है। मेरी मंजिल का रास्ता है। उस सुरंग के अंदर लाल रोशनी का स्रोत था। उस स्रोत का गोल चिकना पुल था। ओह, यहाँ मुझे सही भारी लग रहा है। हाथ पैर चलाने की ताकत नहीं। कोई बात नहीं, जल्दी मैं अभ्यस्त हो जाऊँगा। वैसे भी है मुझे सांप की तरह चिपक कर आगे बढ़ते रहना, क्योंकि सांप यह गर्मी सहन न कर पाएंगे, पुल नहीं बना पाएंगे। यह सर फंसाने के लिए छत भी कहीं नज़र नहीं आ रही है। अब तू यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा नागराज, क्योंकि हमें तेरे आने का पूरा भरोसा था। ओडन साहब की टोली यहाँ पर तुझे तैनात किया गया था। वो ये लावे में गिराने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ मेरी कोई शक्ति काम नहीं आएगी। तो दिमाग का सही इस्तेमाल कर रहा है नागराज। तो इस वक्त पाताल लोक की सीमा में और हमारी ऊष्मा ऊर्जा छोड़ने के कारण सीमा से बाहर काम करती हैं और यहाँ हमको ज़रूरत नहीं है। हम सतह के मुकाबले पृथ्वी के केंद्र के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। यहाँ इसका वजन, इसी कारण हमारा वजन भी सतह के प्राणी से ज़्यादा होता है और शक्ति भी, जो तुझे पीस डालने के लिए पर्याप्त है। वो इसी कारण शंकु में शारीरिक शक्ति आदि अधिक थी। मुझे अपना वजन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। मेरी विश्वंकार भी असरकार सिद्ध नहीं हो रही। यूरन साहब मुझे दूर ले जा रहे हैं। स्थिति बचाव का एक ही तरीका है, हमला करने के लिए पोजीशन बदलना। अगर तुझमें अति मानवीय शक्ति है तो हमें भी नाक शक्ति और आंसर। अब तुम लोगों को रास्ते हटाने का तरीका मुझे आता है। फू नाक फनी सर्प के शिकंजे उड़न सर्प के विश्वंगार के रास्ते से नहीं हट सकते थे।
पृथ्वी की सतह से पृथ्वी केंद्र के जितना जाएगा वस्तु का वजन उतना ही बढ़ता जाएगा। और सर्प एक रास्ते से हट गए थे। ना उठा तीसरा सर्प नागराज की पीठ की तरफ आया, लेकिन शायद कुछ पलों के लिए नागराज नीचे लावा में गिरा, लेकिन मौत को टाल गया। चोट खाया नाग दूसरे नाग को संभलने के लिए गिरने लगा, लेकिन जैसे बिजली चमक उठी और एक खास थी, शक्ति तुम यहाँ कैसे आ गई? तुमने शंकु को कहीं देखा? बस तुम्हारी उसी मानस तरंग को पकड़ा, सूचना को पकड़ा और वही तुम्हारी मानस तरंग का पीछा करते हुए बॉम्बे के रास्ते यहाँ तक ले गया। लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर पहुँची हूँ। यहाँ शक्ति, यहाँ मैंने जो कुछ देखा सुना है पृथ्वी पर तबाही पाताल लोक के नावों के कारण है। पाताल लोक तो हम आ चुके हैं नागराज, हम यहाँ आगे का निवारण भी कर लेंगे। यह पुल तो हम लोगों ने पार कर लिया, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। इधर नागराज संभल कर, एक तो काफ़ी तिरछा ढलान है, चट्टानें भी काफ़ी चिकनी है, ग्रेफाइट की चट्टानें। नागराज और शक्ति ने तो कदम बहुत संभल कर बढ़ाया था, लेकिन दोनों उस चिकनी सतह पे संतुलन कायम नहीं रख सके। और उसकी गहराई में न जाने कब खत्म होगी ढलान। वो हम कहाँ पर रुके हैं? यह वजन इतना बड़ा हुआ है कि हाथ पैर भी ना पाए। तुम लोग पाताल लोक के केंद्र में आकर रुके हो नागराज, और तुम लोग धरातल पर पहले मानव हो गए जिनकी कब्र गहराई में 6 फुट की बजाय 250 किलोमीटर की होगी। यह धमकी से पाताल लोक के नाग ही दे सकते हैं, मगर धमकी के साथ साथ मुझे यह बताओ, आखिर तुम लोग पृथ्वी पर कहर क्यों बरसा रहे हो? इसका उत्तर सिर्फ नागराज तक्षक ही मुझे दे सकते हैं। नागराज, अगर तुम तक पहुंचा तो हमसे तुझे मौत ही दे सकते हैं। अगर हथियारों से बचने के लिए फुर्ती नहीं ला पा रही तो तलवार खड़क जैसी किसी वस्तु का मेरा अंग कट गया तो मेरी शक्ति नहीं जोड़ पाएगी। तुम अपनी विश्वंगार का प्रयोग करो, बेहोश कर दो। हम लोग एक बंद सुरंग में हैं, विश्वंगार का प्रयोग विश्लेषण पूरी सुरंग में भर जाएंगी और साथ साथ तुम्हारी जान को खतरा पैदा हो जाएगा। मुझे इतने वजन में थोड़ा अभ्यास करने समय लगेगा। मैं जिन हथियारों का जवाब खुद दे सकती हूँ, पृथ्वी के अंदर धातु के हड़कण मौजूद हैं। मेरे हथियार ज़्यादा असरकारक सिद्ध नहीं हो रहे बारे नागराज, क्योंकि ये नाग चट्टानों के बीच छिपकर हमला कर रहे हैं। हथियार चट्टानों से टकरा कर बेकार हो रहे हैं, यहाँ धातु भी खत्म हो रही है। नाग आगे बढ़ने की कोशिश में है, लेकिन ज़्यादातर संख्या में देखो निकरण नौसरंग संक्रिय है, इसको ढकेलना होगा। अगर ये वजन बढ़ गया तो मेरी शक्ति भी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं ऐसी ताकत के सारे इनको पीछे खदेड़ूंगा। क्या हुआ नागराज? देखने में तो गुलेल जैसी चीज़ लग रही है। हाँ ठीक कह सकती, लेकिन यह सर्प गुलेल कंकड़ नहीं, चट्टानें भरी होंगी। अब मैं आराम से उठा सकता हूँ, और इस सर्प को पीछे करना होगा, वरना ये जान से हाथ धो बैठेंगे। और चट्टानों के बाहर ने पीछे धकेलने लगी धाड़ और सर्पों के छक्के छुड़ा दिए। और महातक्षक में महाराज तक्षक में बचाइए, वे दोनों मानव तो अद्भुत शक्ति वाले हैं। मैं जानता हूँ, सब देख चुका हूँ मैं, पर मैं यह भी देख चुका हूँ कि ठीक तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। आओ नागराज आओ, तक्षक की बधाई स्वीकार करो, शोक समझना भी हो। तुम हो तक्षक, पृथ्वी पर विनाश करता था, लेकिन यह बधाई और शोक समझना एक साथ क्यों? बधाई इसलिए क्योंकि आज तक कोई मानव यहाँ पहुँचने में सफल नहीं हुआ, तो तुम लोग पहुँच गए। शोक समझना इसलिए तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। यहाँ पर मौत ही नहीं, शांति की बात करने आया हूँ। हमारी सतह पाई तबाही का कारण जानने और उसे रोकने आए हैं। हम कीड़ों से बात नहीं करते हैं। पातकों मसल दो, ठहरो, उसकी बात सुन लो, फिर चाहे जो न करना चाहें। सुनना ही क्या, यह हमसे जान की भीख मांगेगा और क्या? नागराज कभी जान की भीख नहीं मांगता तक्षक। नागराज के प्रतिद्वंदी प्राणों की भीख मांगते हैं। वो तो मुझ पर हमला कर रहा है, पर ये शरीर के पसीने की गंध से ही मर जाएंगे। देख मर गए, इतना जहरीला है तक्षक, मेरी फुंकार से हर बड़ा पेट ठूठ में बदल जाएगा। मेरा जहर इतना तीक्ष्ण है, किसका जहर? नागराज की तीव्र फुंकार के आगे लपकी, लेकिन वो सचमुच जहर तेज है। इतना तेज तो जहर सिर्फ देव कालजयी के पास है, जो उसको शंकर भगवान से आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। जरूर तो मेरा कालजयी का जहर है। पहली बार मुझसे टक्कर लेना प्राणी मिला है, अब आनंद आएगा। नहीं, इन फुंकारों के टकराव से यहाँ प्राणियों की जान को खतरा हो सकता है। तक्षक ने दयालु रूप ने सोचना सही था। विश्वफुंकारों से बीच की भीषण लहरें फैली और साथ ही शक्ति भी होश को खार भूमि पर जा गिरी। इसका जहर मेरे शहर से अधिक तीव्र है। मुझे अपने शरीर में शंखनागों की मदद लेनी होगी। तक्षक की फुंकार पी गए नागराज के शरीर से निकले असंख्य सर्प। ओ जो शरीर ना तेरे शरीर ना मेरा विषताप सूख लिया, बल्कि तेरे नाग इसलिए बच गए क्योंकि फुंकार इतने अधिक नागों को बढ़ जाने के कारण घातक नहीं हो सकती। अब मुझे अपनी दूसरी शक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे अधिकतर नाग पृथ्वी को बनने आए थे, मुझे उंगली हिलाने की देर है, लेकिन क्या करें, तेरी किस्मत में मौत ही लिखी है। वो यह क्या, मेरे शरीर में बॉम्बी से ढकता जा रहा है, और यह बॉम्बी संग ढक रही है। और वैसे तो इससे बाहर, अरे बॉम्बी तो पैरों के नीचे भी है। ना ही मैं इसे इच्छा इस रूप में बदल सकता हूँ। अब तेरी मौत के लिए तैयार हो जा नागराज, क्योंकि लावे कुंडी गर्मी बॉम्बी खोलकर चट्टान पे डालेगी, जला डालेगी। यह तुमने क्या किया? इस पूरे प्रकरण में हमने किसी मानव की जान नहीं ली थी। तो फिर नागराज पहली पल्ले करने का श्रेय मिलेगा दयालु। अब इसको जिंदा छोड़ दिया, तुम्हारा उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा।
इधर नागराज लावे खोलते लावे की तरफ बढ़ रहा था और इसकी आँच जो जारी थी सरपरस्ती का प्रयोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि सरपरस्ती तो अरे अब एक उपाय सोच रहा है, ऐसा उपाय ये आग मेरे शरीर को जला सकती है, लेकिन अगर मैं इच्छा शक्ति का प्रयोग कर मैं शरीर को अणु कणों में बदल दूँ तो इन पर ऊष्मा कोई असर नहीं होगा। हालांकि इसमें अधिकतम 3 परत रचता हूँ। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग में नागराज का शरीर पहले कणों में बदलता है, फिर ये नाग कण वहाँ जो जानने के लिए बने इच्छाधारी हमारे चैनल पर अपलोडेड है ऑलरेडी। नागराज कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए। लेकिन उन 3 लोगों में मिलावी गर्मी से ऊपर उठते हुए इस कुंड के किनारे तक पहुँच जाएगी और नागराज ने फिर अपना वास्तविक रूप धारण किया। बाल बचा 3 पलों तक गया ना पहुँचता। दोबारा इच्छा शक्ति का प्रयोग तुरंत करना असंभव था। तक्षक को मेरे बचपन इधर विश्वास नहीं, इसमें काबू पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। नागराज ने हमला सही वक्त पर किया, तड़ाक। लेकिन उम्मीद से विपरीत तक्षक उसके बड़े आराम से हिल गया। ओह तू बच गया, लेकिन तू तक्षक कोई भी साधारण नाग नहीं है। एक तो तक्षक गर्भ में रहने की अधिक शक्ति है और दूसरा तक्षक एक नहीं 2 सर्पों से मिलकर बनाया, आपस में तंत्र जुड़े हैं, इसलिए तेरे हर बार से दुगनी ताकत हमारे साथ 10 गुनी होगी। तक्षक गलत नहीं था, लेकिन नागराज को इस बात का एहसास था कि उसकी ना ही वह नाग शक्ति से ना ही सारी शक्ति से, ऐसे खाम का लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। आखिर हार तो मेरी होनी है। तड़ाक। इसे हराने की योजना बनानी होगी। मेरे दिमाग में एक योजना है। तक्षक के क्रुद्ध रूप ने अपने बड़बोलेपन में 2 शरीर को तांत्रिक बंदरों में मिलाकर बांधने वाली दोनों चीज बता दी है। इसे दोनों शरीर को अलग कर सकूँ। दयालु रूप मेरी मदद करेगा। अगर तू समझता है नागरस्सी के सारे तो तक्षक से बच सकता है, तेरी भूल है। मैं बचने के नहीं हमले की तैयारी कर रहा हूँ। तक्षक तुझको ज़मीन पर गिराना होगा। यह तभी संभव है जब अपने शरीर की गति बढ़ाऊँ तो उससे टकराऊँ। और तब नागराज ने तब तक उठने की कोशिश की जब तक ज़मीन नहीं सुगा दी, और तक्षक बार बार उठता रहा। नागराज उससे बार बार लिपटता है, थम। और फिर नागराज ने भीषण वार से नागराज शक्तिशाली प्राणी से सका और कुछ ही पलों में नागराज बेसुध हुआ। ये कुछ ही पलों में लिए बेसुध हुआ और नागराज ने लपक कर पैरों से हाथों पकड़ लिया। अब इसका मुकाबला तंत्र बंधन की शाही शक्ति के बीच होगा। इसकी मांसपेशियाँ कड़े वजन के आदि है। पृथ्वी के बच सकने का एकमात्र रास्ता है मैं तक्षक विजय प्राप्त करके इसको पृथ्वी पर विनाश रोकने के लिए इमारत की जगह सही जगह पर अपनी जगह पर ले आऊँ, और फिर यह काम दोनों शरीर को अलग करके किया जा सकता है। तंत्रबंदी कचरा नागराज ने अपनी शरीर की शक्ति से तंत्रबंधन तोड़ने में लग गया। आखिर उसकी मेहनत सफल हुई और शारीरिक इच्छा शक्ति ने चूक से आगे हार गया और शक्ति भी होश में आ चुकी थी। बस नागराज मैं दुष्ट को दंड दूंगी। ठहरो, हमको कमजोर या कारण न समझो। हम भी तुम लोगों का मुकाबला आराम से कर सकते हैं, पर पहले मैं इस विनाश का कारण बताना चाहता हूँ ताकि तुम लोग स्थिति को भली भांति समझ सको। मानवों के पृथ्वी पर आने से पहले हम पाताल लोक में रहते हैं। मानव की प्रकृति के कारण हमारे कार्य में हमेशा नज़र में रही है। शुरू में मानव को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर मानव ने धातु खोज लिया, तब से हमारी समस्या बढ़ने लगी है। इससे बड़ी मशीनें और इमारतें बनाने के लिए पृथ्वी का सीना खोद रहे हैं। पृथ्वी की सीमा धीरे धीरे खाली होने लगी है। मुसीबत हम पे आने लगी है और पाताल लोक टूटने लगा और यह हमारे लिए आम हादसा हो गया। भूस्खलन हमारे नाग इस हादसे में लगे, लेकिन मानव ने पृथ्वी को खोदना बंद नहीं किया। तब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए इमारतों को खोजकर पृथ्वी को खोखला किया ताकि फिर से पृथ्वी को भर दें। अब बताओ हमारी गलती है मानवों की। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा, तुम लोग तो पृथ्वी सैकड़ों किलोमीटर नीचे लगते हो। खाने ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 किलोमीटर गहराई की हैं, फिर खोदने से यहाँ चट्टानें क्यों नहीं लगती हैं। देखो यह एक गेंद है जो किसी इमारत के साथ आ गई थी और धागों से सिला हुआ है। अगर मैं इस सिलाई को उधेड़ दूँ तो गेंद पूरी फट जाएगी। पृथ्वी भी कुछ ऐसी है, धातु की खानों से पृथ्वी सिलाई की जगह रखा है। अगर इस खान रूपी सिलाई को खोद दिया जाए तो उधेड़ जाए तो पृथ्वी इसी गेंद के टूट जाएगी। वो समझा इस समस्या का हल क्या है। बिना धातु के तो मानव का अस्तित्व संभव नहीं है। मैं शायद कुछ मदद कर सकूँ। मुझे यहाँ के सबसे विशाल धातु भंडार तक ले चलो। मैं तुम्हारे और मानव के बीच का झगड़ा निपटा सकती हूँ। ऐसा हो जाए तो हमको और क्या चाहिए। मानव से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप मेरे पीछे पीछे आओ। जल्दी ही तक्षक दोनों विशाल धातु भंडार में ले गए। ये देखो हमारे यहाँ धातु का विशाल सबसे भंडार है। बस मुझे ऐसे धातु भंडार की आवश्यकता थी। मैं अपनी असीमित ऊर्जा से धातु को पिघलाकर एक ऐसे मोटे लोहे का सरिया का रूप दे दूंगी जो पृथ्वी को चारों तरफ से धागे की तरह कस देगा, जो क्रिकेट की गेंद की तरह बांधे हुआ है। और शक्ति के हाथों की असीमित ऊर्जा निकलती रही और धातु का कमोस्टा सिर्फ पृथ्वी के सीने को काटता हुआ पूरी पृथ्वी को अपने आगोश में कसने लगा। और फिर बस तुम्हारी समस्या दूर हो गई। महानत है, अब मानव जैसा करेंगे खुद भरेंगे। पाताल लोग अब मानव के कार्यकलापों का कारण कभी खतरा नहीं होगा। कमाल है, ऐसा चमत्कार हो सकता है, यह तो मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था। क्रोध ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूँ नागराज। मुझे भी तुम्हारे तंत्रबंधों को तोड़कर तुम्हारे शरीर को अलग करने खेद है। मामूली सी बात है नागराज, हमें तंत्रबंधों से जुड़ने के एक पल से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब मैं पृथ्वी की सतह पर नीचे लाई हर वस्तु को फिर से उस जगह पहुँचा देता हूँ। हमको भी अब चलना होगा। मेरे हाथ पकड़ लो नागराज। शक्ति का शरीर फिर से ऊर्जा में बदलने लगा।
और तक्षक विस्तारित आँखों की शक्ति जागे। नागराज फिर सतह पर बढ़ने लगे और सतह पर सब कुछ सामान्य होने लगा। चीज़ें यथास्थान पहुँचने लगी। अरे पीसा की मीनार फिर से पृथ्वी से बाहर निकल आई है। ये गई कहाँ थी और संचार भवन कहाँ से आ गया? वो संचार भवन कहाँ से आ गया? सभी मुश्किलें दूर हो चुकी थी सिवाय चंदा की मुश्किल के। फिर मिलेंगे शक्ति, अवश्य मिलेंगे नागराज। लेकिन अब इस चंदा मनता को इतनी देर गायब रहने का क्या कारण बताएगी? समाप्त। तो दोस्तों ये बॉम्बे कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी कॉमिक्स बताइएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी कॉमिक्स के लिए।